हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, बेसिक से लेकर एडवांस तक, एग्जैक्टली सीएसआर नेट लेवल। अगर आपने ये लेक्चर प्रॉपरली कर लिया है तो रेप्लिकेशन से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोग्मा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी कॉन्सेप्ट पे टिकी है। डीएनए से आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। अब एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है, आरएनए से अगर वापस डीएनए बना रहा है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके भी कहा जाता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रेप्लिकेशन क्या है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होता है। तो हमें किसी भी रेप्लिकेशन या किसी भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पढ़ना है या ट्रांसलेशन प्रोसेस को पढ़ना है, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए रेप्लिकेशन अगर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये शुरू की छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना, मान लो कोई भी चीज़ है, हम पहले ये देखेंगे कि जब उसके पास कुछ नहीं है या फिर बहुत पुराने टाइम में कैसे होता था और कैसे कैसे इवॉल्व होके अब कैसे होता है ना। तो वैसे ही जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे तो उसमें कैसे होता है, और जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें कैसे रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। तो हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे या फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम दोनों वर्जन साथ में लेके चलेंगे, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ कि इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म है या इसमें कौन से एंजाइम है, कौन से प्रोटीन काम कर रहे हैं, और यूकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन काम करते हैं। तो सबसे पहले ये बता रखा है, प्रोकैरियोट्स में 3 फेजेस होती हैं, इंटरवल फेज, क्रोमोसोमल फेज और डुप्लीकेशन फेज। तो जो क्रोमोसोमल फेज है, ठीक है, वहाँ पे होता है प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन, ठीक है, कॉपी की जाती है यहाँ पे डीएनए की। अब जो यूकैरियोट में है, अपन माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं, उसमें पहले भी सेल साइकिल पढ़ते हैं, उसमें क्या होते हैं, 4 फेजेस आती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ये लूप चलता रहता है। पर यहाँ पे यूकैरियोटिक का जो रेप्लिकेशन होता है वो किस में होता है, S फेज में। ये बहुत बेसिक बात है, ये अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये शॉर्ट नोट हैं तो मैंने इतने डीप में नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्ट टू डायरेक्ट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिख रखे हैं। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिक से बात करते हैं। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए की अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ठीक है, वो रेप्लिकेशन कहलाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डीएनए जो है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि डीएनए को टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले अपना एक टेम्पलेट चाहिए होगा, उसी को रीड करके वो अपना एक न्यू सिंथेसाइज करेगा, रेप्लिकेशन बनाएगा। तो एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होती है जो कि कौन सी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है वो न्यू सिंथेसिस होती है। तो कोई भी होगी उसको क्या बोलेंगे, 3 प्राइम से 5 प्राइम को टेम्पलेट बोलेंगे और 5 प्राइम से 3 न्यू सिंथेसिस बोलेंगे। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम्स डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि रीड तो करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, पर बनाएगा कैसे, 5 से 3। तो डीएनए पॉलीमरेज किस में काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, ठीक है। अब टेम्पलेट की बात करते हैं तो टेम्पलेट भी होते हैं, वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे यूज़ होता है, डीएनए स्ट्रैंड बनाता है एज अ टेम्पलेट, ठीक है। अब ये आरएनए वाला जो होता है टेम्पलेट,
वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में काम आता है। यूज़ RNA एज अ टेम्पलेट। यहाँ पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड बताया था ना मैंने, तो वहाँ पे RNA एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब DNA रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो क्या है? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है जो कि किसने दिया? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। ठीक है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, वो मेजर हैं। तो DNA रेप्लिकेशन का ये एक मॉडल है। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन यानी कि हर न्यू DNA में एक पुराना होगा स्ट्रैंड और एक न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। तो मेसेल्सन स्टेल ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था? इसको प्रूव किया गया था फेमस एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? ई कोलाई ली प्रोकैरियोट्स में, उसको कल्चर्ड कराया N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के मीडियम पे सर्वल जनरेशन तक। जब N15 अब इतने टाइम तक करवाएंगे, कोई भी आपको क्या करना है, एक ई कोलाई लेना है, उसको सर्वल जनरेशन पर ग्रो करवाना है, N15 मीडियम में करवाना है। तो अगर उसके अंदर कुछ होगा भी ना, वो भी चला जाएगा और उसका जो मीडियम हो जाएगा वो N15 ही हो जाएगा। ठीक है, हैवी स्ट्रैंड वाला। तो डेंसिटी ग्रेडियंट पे सेंट्रीफ्यूज करा, तब सीजियम क्लोराइड में उसकी डेंसिटी ग्रेडियंट पे देखा तो हैवी मटेरियल था, हैवी DNA था, क्योंकि N15 हो गया वो। फिर उसके सेकेंड स्टेप में क्या किया? ई कोलाई को ट्रांसफर्ड करा N14 मीडियम में। N15 से तो लाइट मीडियम था, आइसोटोप था। तो अब इन्होंने क्या देखा? जब N15 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो अब अपने पास जो ये बन रहा है ना, वो कौन सा है? N15 बन रहा है। ठीक है, N15 बन रहा है अपने पास, ये N15 वाला था। अब इसको ट्रांसफर्ड करा N14 वाले में। तो N14 वाले में ट्रांसफर्ड करने के बाद क्या मिला कि एक जो स्ट्रैंड होगा वो N15 का होगा और एक N14 का होगा। तो अपन को 2 कॉपीज़ मिली। ठीक है, तो इसमें पेरेंट कॉपी भी नहीं रहती, पेरेंट भी चेंज होती है। तो यहाँ पे जब अपन को ग्राफ में मिलेगा तो ये बीच की कंडीशन मिलेगी, यानी कि हाइब्रिड मिलेगा या इंटरमीडिएट डेंसिटी मिलेगी। ये इसकी फर्स्ट जनरेशन में थी कि क्या हुआ, तो हाफ हाइब्रिड और हाफ लाइट मिलेगी। कंक्लूजन यानी कि सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब अगला मॉडल जो ट्रांसफ़र करा जो ट्रांसफ़र करा इसको N14 मीडियम पे ट्रांसफ़र करा, वापस देखा कि क्या हो रहा है। तो इनमें क्या देखा कि भाई दो तो सेम बन रहे हैं, पर 2 न्यू लाइट वाले बन रहे हैं, यानी कि N14 के लाइट भी बन रहे हैं। और ये तो एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि DNA रेप्लिकेशन क्या है? सेमी कंजर्वेटिव भी है। अब ये 2 मॉडल और थे इससे पहले, जो कि कंजर्वेटिव था और डिस्पर्सिव मोड था। कंजर्वेटिव और ये दोनों मॉडल्स को रॉन्ग है, क्योंकि एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। कंजर्वेटिव मोड यानी कि एक पेरेंट मोड मतलब था DNA, इससे बनेगा तो एक ओल्ड स्ट्रैंड वाला पूरा नया बनेगा और एक न्यू पूरा ही नया बनेगा, यानी कि कोई भी इसके कैरेक्टर्स में शो नहीं हो रहे हैं, हाइब्रिड कंडीशन नहीं मिलेगी। नया मतलब बिल्कुल नया, N14 पूरा नया मिलेगा और N15 पूरा पुराना। डिस्पर्सिव में क्या होता है कि जो पेरेंट है वो चेंज हो जाता है, कुछ N14 N15 के, कुछ N14 N15 के, ऐसे हाफ हाफ में मिलेगा। तो ये भी सर्वाइव नहीं करा मॉडल। तो सभी जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सेमी कंजर्वेटिव ही माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये टॉपिक रह गया है यहाँ पे, हाँ, DNA रेप्लिकेशन के बारे में वापस। तो DNA रेप्लिकेशन की मेन 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। जो 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, यानी कि प्रूफ रीडिंग। अब आप बोलोगे 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होती है, और यहाँ हम बोल रहे थे कि DNA बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे कैसे, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है और यहाँ से प्रोसेस चल रहा है, तो 3 प्राइम से वो पीछे की तरफ रीड करेगा, तो 3 to 5 की तरफ रीड करके उसको करेक्ट करेगा, तो उसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। और आपको यही पता ही है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। और 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या है?
जो मैंने बोला है किसको भी देख कर रीड करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को। ठीक है, अब यहाँ पे रेप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पे OH की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ बात करते हैं, जैसे ये टेम्पलेट है अपना, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, तो ऑक्सीजन, फॉस्फेट और ये शुगर ऐसे जॉइंट होगी, बैकबोन है शुगर की। अब शुगर से कोई न्यूक्लियोटाइड बेस जुड़ा होता है, फिर सेम नीचे इसके अगेंस्ट में बेस जुड़ा होता है। यहाँ पे 3 फॉस्फेट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये अल्फ़ा बीटा से तो बॉन्ड बनाता है, और गामा जो होते हैं, बीटा और गामा जो होते हैं वो 2 पायरोफॉस्फेट में हाइड्रोलाइज होके निकलते हैं, और हाइड्रोलाइज होके निकलते तो क्या होते हैं, इनको एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है वो न्यू स्ट्रैंड यानी कि न्यूक्लियोफिक अटैक करने के लिए जो भी नया बेस आ रहा है उससे अटैक करके यहाँ पे नया बेस जोड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो OH जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं ताकि नया बॉन्ड आके जुड़े। अब यहाँ पे एक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड जुड़ा हुआ है, अब ये जिससे बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे भी एक स्टर बॉन्ड, यहाँ पे भी स्टर बॉन्ड, तो ये कौन सा हो गया, डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक्सेप्शन की बात करें तो टेम्पलेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है DNA पॉलीमरेज। इसमें एग्जाम्पल है TDT, टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज, यूज इन अ ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया भी था। तो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है यहाँ पे, 3OH अटैक करता है इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है सेमी कंजर्वेटिव मोड। तो वही सेमी कंजर्वेटिव मोड भी क्या है, 2 टाइप का है। एक प्रोकैरियोट में जो मेल्सेल और स्टेल ने दिया था, वैसे ही यूकैरियोट में हर्बर्ट ने दिया था ईस्ट में। उन्होंने क्या यूज़ किया था, थायमिन ब्रोमोयूरेसिल यूज़ करके चेक किया था कैसे क्या होता है, तब भी उसमें सेम कंडीशन ही उनको मिली थी। अब रेप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में हो सकती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलते हैं, वो सिंगल होता है प्रोकैरियोट में, एक ही होता है, और मल्टीपल होता है यूकैरियोट में। इफ़ अगर रेडियोलेबल्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड, ठीक है, एक ओरिजिन से 2 डायरेक्शन में फॉर्क बनता। सेमी डिसकंटिन्यूस होता है जिसमें 50% तो कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड होती है। लीडिंग आपको पता है कैसी होती है, कंटिन्यूस चलती हैं। उसके अपोजिट कैसे चलेंगे, लैगिंग, रुक रुक के चलेंगे, जिसको ओकासाकी फ्रेगमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट्स, तो अब जो रेप्लिकेशन है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होंगे, DNTP, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, DATP यूज़ होता है, DTTP, DCTP, DGTPs यूज़ करते हैं, NTPs यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये RNA प्राइमर के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। अब ये भी याद रखो कि RNA जो होता है यानी कि DNA पॉलीमरेज जो होता है वो खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता है रेप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, DNA पॉलीमरेज कांट इनिशिएट DNA रेप्लिकेशन विदाउट अ प्राइमर, बिना प्राइमर के वो खुद स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो RNA प्राइमर क्या होता है, 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड का होता है, और टेम्पलेट प्राइमर फंक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसे ऐसे RNA प्राइमर जुड़ते जाते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो ओरिजिन साइट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, 13 मर और 9 मर की सीक्वेंस होती है। ठीक है, 13 मर में 3 होती है और 9 मर में 5 सीक्वेंसेस दे रखी है, और इसका बेस पेयर 245 बेस पेयर होता है। वैसे ही ORIC के नाम से जाना जाता है इसका E. coli में, जो कि 80 रेट सीक्वेंस होती है, वीक बॉन्ड यानी कि इजीली टूट जाता है, इसीलिए तो अनवाइंडिंग होती है। और 13 मर और 9 मर सीक्वेंस मिलती है जिनको इंट्रॉन्स बोलते हैं। इंट्रॉन्स यानी कि रिपीटेटिव सीक्वेंस, बार बार एक ही जैसी रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है।
यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में A, B, 2, 3, 4 ऐसे करके सीक्वेंसेस होती हैं 100 बेस पेयर की। ARS इसमें होती है साइट, जिसको ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ORIC से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे ARS से डिनोट किया जाता है। ORIC एंड ARS जो होते हैं वो रेप्लिकॉन सीक्वेंस होते हैं। वो इसको कौन पहचानता है? इनिशिएटर प्रोटीन आके पहचानता है रेप्लिकेशन करने से पहले। अब बात करते हैं इनिशिएटर प्रोटीन की। तो इनिशिएटर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? जो रिकॉग्नाइज करते हैं ओरिजिन को, जो डिस्टर्ब करते हैं H बॉन्ड यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने का काम करते हैं, और वो हेल्प करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ हेलिकेस यानी कि हेलिकेस को लाने का काम करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में अगर बात करें तो इनिशिएटर प्रोटीन कौन कौन से हैं? DNA A जो रिकॉग्नाइज करेगा ORIC को, DNA C जो हेलिकेस लॉडर है, और DNA B जो हेलिकेस है। यूकैरियोट में क्या है? ORIC 16 रिकॉग्नाइज करते हैं ARS को, MCM डाइमर होता है हेलिकेस में, लाइसेसिंग फैक्टर कौन से? CDC6 CDT1 हेलिकेस लोडर कराते हैं। अब ये पूछोगे CDC6 और CDC1 कब आते हैं? तो ये CDC6 CDC1 G1 फेज में ही पहले ही आके लोड हो जाते हैं और बाद में यहाँ आके काम करते हैं। CDC6 और CDT1 अगर यूकैरियोटिक में काम कर रहे हैं तो ये आगे वापस, क्योंकि यूकैरियोटिक में तो एक ही रेप्लिकेशन होगा, वापस ना हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं? जिम करके प्रोटीन होता है वो इस पर फॉस्फोराइलेट करके रखता है और CDT1 को इनएक्टिवेट करके रखता है। हेलिकेस हेक्सामेरिक प्रोटीन जो कि 6 सब यूनिट की होती है, ये H बॉन्ड को टूटती है बाय ATP। पोलैरिटी ऑफ हेलिकेस फॉर लीडिंग स्ट्रैंड के लिए होती है 3 to 5 टेम्पलेट है और लेगिंग स्ट्रैंड 5 to 3 टेम्पलेट है। अब जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा लेगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड जिसमें खुल रहा है। फिर बात करते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? जैसे भी मान लो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से खुला, जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा यहाँ पे रित पड़ती जाएगी। रित यानी कि गांठ। कभी भी आपने रस्सी खोली होगी तब आपने देखा होगा जैसे ही खोलते हैं तो पीछे की साइड एक लूप टाइप बन जाता है। उस नोट को बोथ साइड से कट करके उस बबल को रिलीज़ करता है, तो वो टोपोआइसोमरेज होता है। टोपोआइसोमरेज के 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो सिंगल कट करता है, सिर्फ एक ही कट, और टाइप 2 जो होता है वो 2 कट करता है, डबल DNA कट, जिसको DNA गायरेज बोलते हैं। और इसको इनिबिट कौन करता है? सिप्रोफ्लोक्सेन इनिबिट करता है गायरेज को। अब ये देखो लिंकिंग नंबर, तो जितने जितने लिंक हो रहा है उसको नंबर काउंट करेंगे। ट्विस्ट प्लस रित यानी कि कितना ये ट्विस्ट आ रहा है और कितनी रित आ रही है उसको काउंट करेंगे। इसमें अगर एक कट लगा दिया पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से तो 13 हो जाएंगे, और अगर एक नेगेटिव है टोपोआइसोमरेज 2 कट लगाएगा तो 11 होंगे। देन सुपर कॉइलिंग की बात करें तो रिलीज करता है टोपोआइसोमरेज 1 रेयर और सेकेंड तो रिलीव करता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, अब टोपोआइसोमरेज 1 एंड 2 की बात करते हैं। वही 1 कट लगाता है, 1B - 1 होता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, कॉमनली रिड्यूस लिंकिंग नंबर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ATP। ये क्वेश्चन आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टोपोआइसोमरेज 1 में। ठीक है, जबकि 2 ATP यूज़ करता है। ठीक है, ये देखो यूज़ ATP फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। इनिशिएटेड बाय, इनिबिटेड किससे होती है? कैम्थोथेसिन से। टोपोआइसोमरेज सेकेंड बैक्टीरिया में होता है, उसको गायरेज के भी जानते हैं। ये डबल स्ट्रैंड कट लगाता है, लिंकिंग नंबर बाय 2। ठीक है, 2 कट लगाएगा, ये इनिबिट करेगा कैम्पो से एंटी कैंसरस ड्रग, और गायरेज इनिबिट होगा सिप्रोफ्लेक्सिन और नॉरफ्लेक्सिन। इस पर भी क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। ये देखो ऐसे लिंक होता है, देन इसमें क्या करेगा? यहाँ पे कट लगाएगा, डबल बॉन्ड कट लगा के यहाँ पे कट लगा के इसको अलग कर देगा। ये T स्ट्रैंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये डीकैटेलेटेड DNA हो जाएगा। ठीक है, इनको E. coli में
टोपो सेकेंड वर्क करता है टोपो 4 के साथ। टोपो 4 इनिबिटेड होता है, कैटेलेटेड डीएनए कांट रिजॉल्व, वापस इसको कोई भी स्टिक नहीं कर सकता है। प्राइमेस एड शॉर्ट आरएनए प्राइमर 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड एड करता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक प्राइमेज लगाने का काम डीएनए जी करता है, यूकैरियोटिक में प्राइमेज लगाने का काम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करता है। ठीक है। एसएसबी प्रोटीन की बात करें तो एसएसबी प्रोटीन क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अगर आप खोल रहे हो, डीएनए अनबाइंड कर रहे हो, तो एसएसबी प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा। वो क्या करेगा, एच बॉन्डिंग को करेगा इन रिप्लिकेशन फर्बल, वापस ये दोनों चिपक नहीं जाएं तो उसको रोकने का काम करता है एसएसबी। प्रोकैरियोटिक में एसएसबी होता है, यूकैरियोटिक में आरपी होता है, यानी कि रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। डीएनए पॉलीमरेज, बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि अब बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5। ए का काम होता है एक्टिव डीएनए, सेकंड का होता है बेस एक्सटेंशन प्रोटीन, थर्ड का होता है एक्टिव डीएनए पॉलीमरेज, ये प्रूफ रीडिंग में काम आते हैं। फोर्थ और फिफ्थ ट्रांसलेशन सिंथेसिस, एसओएस रिपेयर, ये जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, बट ये किस में काम होते हैं, वाई फैमिली पॉलीमरेज होते हैं, ये डीएनए डैमेज और रिपेयर मैकेनिज्म में काम आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 4 जो होता है वो डीएनए बी जीन होता है। डीएनए 5 होता है वो UMUC एंड UMUD, ये क्या करते हैं, एक्सेसिव डीएनए डैमेज में काम आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रोसेसिव एंजाइम है। बीटा क्लैम्प होता है जो कि स्लिपिंग ऑफ पॉलीमरेज 3 और फ्रॉम टेम्पलेट आराम से चलने के लिए काम आता है। क्लैम्प लोडर होता है जो कि बीटा क्लैम्प को लोड करवाता है डीएनए पॉलीमरेज 3 चलाने के लिए। यूज़ ATP फॉर क्लैम्प लोडर। डीएनए पॉलीमरेज 3 एरर रेट क्या है, अगर ओनली पॉलीमरेज एक्टिविटी हो तो 1/10 5 न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमरेज होती है। 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस हम मैंने बताई था, 3 प्राइम से 5 प्रूफ रीडिंग चलती है, और 10:7 न्यूक्लियोटाइड। बिस्मेज 1/10:10 का न्यूक्लियोटाइड का होता है। बैक्टीरियल जीनोम 3.9 × 10 6 बेस पेयर होती है। एरर रेप्लिकेशन नेग्लिजिबल इन बैक्टीरियल जीनोम। लैगिंग स्ट्रैंड रुक रुक के चलती है, हर इसको आरएनए प्राइमर की नीड होती है और आरएनए प्राइमर रिमूवल भी कराया जाता है बाद में। देन यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है, ये बीटा क्लैम्प है, ये क्लैम्प लोडर, ये प्राइमेज है जो प्राइमर जोड़ रहा है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। निक ट्रांसलेशन जो फिल होगा वो कैरिड आउट बाय डीएनए पॉलीमरेज A, I mean 1। वही लिख रखा है डीएनए पॉलीमरेज के रूल्स क्या हैं। डीएनए प्राइमर रिमूवल कराएगा, एडिंग DNTPs, पॉलीमरेज एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, परफॉर्म निक ट्रांसलेशन यानी कि निक को जोड़ करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज 1 नॉट प्रोसेसिव एंजाइम नहीं है, एड्स ओनली 50 से 20 न्यूक्लियोटाइड या 200 न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, देन वहाँ से निकल जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, नो बीटा क्लैम्प एसोसिएशन नहीं होता है। फिर डीएनए लाइगेज फाइनल सीलिंग वही करती है, बॉन्ड बढ़ाता है और ATP यूज़ करता है। यूज़ ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, रेडियो एक्टिव लेबलिंग ऑफ ए प्रोब, 5 एंड लेबलिंग, कंप्लीट प्रोब लेबलिंग वो करता है। मैंने बताया था कि अल्फ़ा से बॉन्ड बना जाते हैं, 2 निकल जाते हैं, और गामा रेडियो लेबल तो 500 रेडियो लेबल, अल्फ़ा फॉस्फेट रेडियो लेबल तो कंप्लीट प्रोब इस रेडियो लेबल्ड होगी। यहाँ पे DNTP यूज़ करके प्राइमर रिमूव कराया गया। यहाँ पे डीएनए लाइगेज है यानी सीलिंग करने का काम करेगा, कोवलेंट बॉन्ड का कैटेलाइज करवाएगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। एक्टिव साइड ऑफ डीएनए लाइगेज कंटेन करता है AMP एज अ डिराइव फ्रॉम NAD इनिकोलाई पे, और ATP कहाँ होती है, यूकैरियोट्स में होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिलिक अट्रैक्ट करा के नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा उसमें वहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का अगर स्ट्रक्चर देखें तो 2 में डिवाइड होता है। लार्ज फ्रेगमेंट को बोलते हैं क्लेनाउ फ्रेगमेंट जो PCR में यूज़ होता है। 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी कराता है, 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग, ठीक है, एट्रीज में बोलते हैं, और 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी कराता है।